biology, we are going to understand a very important and interesting topic, that is respiration in plants and animals. देखिए, आप सबको पता है कि जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये एनर्जी जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लिए खुराक से हासिल करते हैं। कि फूड जो है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खुराक खुद से बनाते हैं, लाइक प्लांट्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये फूड डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स। अब जैसे भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये खुराक हासिल हो, उसके बाद इसी खुराक से बेसिकली हम क्या निकालते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लिए एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक से, चाहे वो खुद से बनाया हो या डायरेक्टली कंज्यूम किया हो, इस खुराक से अपने लिए एनर्जी निकालना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। रिमेंबर, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक से अपने लिए एनर्जी निकालता है। और आप सबको यह पता है कि एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ खास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनती है, ट्रांसपोर्ट होती है और यूटिलाइज होती है। और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, आप सबको पता है, दैट इज एटीपी। रिमेंबर, इसकी फुल फॉर्म याद रखेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सारा होता है। और जैसे कि हमारे आसपास इकोनॉमी में हम पैसे के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो करेंसी हमारी जो है रुपया है ना, किसी का रुपया है, किसी का डॉलर है, तो लेकिन ये पैसा है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी जिससे ट्रांजैक्शन किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के जरिए होता है। दोज आर नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और इसीलिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी, अगर वहां पे ये आता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऑफ सेल्स, या वहां पे लिखेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी, तो आप वहां पे एटीपी का ऑप्शन वहां पे होगा, उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फूड से एनर्जी कैसे निकालते हैं ये। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। यस, ये रेस्पिरेशन है, लेकिन इससे ये एनर्जी कैसे निकाली जाती है। देखिए, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज करके इस खुराक को बर्न करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन एक्चुअली करते हैं, वो हम आगे दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे होता है। तो इस खुराक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इससे अपने लिए एटीपी निकालते हैं, ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको अच्छे से पढ़ना है, अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं टू बर्न दिस फूड। वो उनमें पार्शियल एनर्जी निकलती है इस खुराक से, ठीक है। वो फुली कंप्लीटली इस खुराक को बर्न नहीं कर पाते हैं अपनी एनर्जी के लिए, लेकिन जितना भी थोड़ा सा उससे एनर्जी निकल पाती है विदाउट ऑक्सीजन, वो अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन अपनी खुराक से अपने लिए एनर्जी निकालेगा। अब देखिए, मैंने आपको डायरेक्टली क्यों नहीं कहा जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है आपकी बुक्स में कि इट इज द बर्निंग ऑफ द फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ये हर किसी में, दिस इज नॉट यूनिवर्सल कि हर कोई ऑक्सीजन यूज करेगा अपनी एनर्जी निकालने के लिए खुराक से, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे समझना है कि खुराक से एनर्जी निकालना अपने लिए, दैट इज रेस्पिरेशन। एटीपी निकालना अपने लिए, दैट इज रेस्पिरेशन। और कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करके इस खुराक से एनर्जी निकालेंगे,
ठीक है, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे भी हैं जो कि विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इस खुराक से अपने लिए एनर्जी निकालेंगे, भले ही वो थोड़ी कम एनर्जी होगी, क्योंकि खुराक जो फूड है ये कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, ये कंप्लीटली इससे फुल एनर्जी नहीं निकल पाएगी, लेकिन उनका तरीका वैसा ही है, उनमें विदाउट ऑक्सीजन वो एनर्जी निकालते हैं, दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेस्पिरेशन कहां पे होती है, वाई डज दिस रेस्पिरेशन ऑकर। ठीक है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, हम कहते हैं कि हम जो है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हम लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरह से हम फिश की जब बात करते हैं तो हमने सुना होगा, आपने भी सुना है कि फिश जो है वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सुनते हैं, आप आगे सुनेंगे स्नेक जो क्या कहते हैं इनको, फ्रॉग्स होते हैं, टोड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खास चैनल्स के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं। और भी कुछ डिफरेंट तरीके हैं जिनसे रेस्पिरेशन की जाती है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमने अभी कहा रेस्पिरेशन जो है, हम देखते आए हैं कि डेफिनेशन में रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन हो गई एनर्जी प्रोड्यूस करना अपने लिए खुराक से, और दूसरी ओर हम ये भी देखते आए हैं कि एनर्जी नहीं, रेस्पिरेशन हम लंग्स से करते हैं, गिल्स से करते हैं, स्किन से करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, या ट्रैकिया से करते हैं, या प्लांट्स में स्टोमेटा के जरिए, लेंटिसिल्स के जरिए, या निमेटोथोड्स के जरिए रेस्पिरेशन होती है। ये जो सारा है इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म खाली अपने लंग्स में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स गिल्स में, स्किन में, ट्रैकिया में, स्टोमेटा के अंदर, क्या इन्हीं जगहों पे रेस्पिरेशन होती है, इन्हीं जगहों पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दीज आर समवट कंट्राडिक्टिंग, है ना, ये कि यहां एक साइड में हम कहते हैं एनर्जी निकालना, दूसरे साइड से हम कहते हैं इनके जरिए हम रेस्पिरेशन करते हैं। देखिए, ये आपको समझ आना चाहिए कि बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स का मकसद होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बर्न करने के लिए खुराक को, और इसलिए उनमें जब हम रेस्पिरेशन वो करेंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उनकी बॉडी में। ठीक है, आपने ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे, यहां पे मैं पहले दिखा देता हूं, लेट अस लुक हियर। जनरली जो इक्वेशन बचपन से आप लोअर क्लास से देखते आए हैं, दैट इज C6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, 6 टाइम्स ऑक्सीजन इसके साथ बर्न किया जाता है, और इससे 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर, और इसके साथ साथ एनर्जी निकलती है जो कि यूज की जा सकती है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि यूज नहीं हो पाती है, दैट इज लॉस्ट इनटू द सराउंडिंग्स, दैट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, अगरचे ये हीट बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लग सकती है, लेकिन ओवरऑल इसका मेटाबॉलिज्म में कोई वहाँ पे रोल नहीं रहता है। डिफरेंट जो अंदर से जो भी प्रोसेसेस होती हैं अंदर, जिनके लिए एक्चुअली एनर्जी चाहिए, यूटिलाइज की जा सकती है, वो हीट की फॉर्म में नहीं हो सकती। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन यूज होता है, जो मैंने अभी कहा। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, हम भी करते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, तो प्लांट्स हैं। अब ये जो है, यहां पे अगर आप देखेंगे कि यहां पे ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है। ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ मिलाने के लिए ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, इसको बर्न करने के लिए, ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, इसे एनर्जी निकालने के लिए। फिर जब ये प्रोसेस होती है, फिर उससे एक और गैस निकलता है। ऑक्सीजन गैस को यूज किया, लेकिन एक और गैस इवॉल्व होता है, दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बाहर फेंकना जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स भी, ठीक है, ये आगे समझाऊंगा। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को, उसे जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाएगा, उसको ऑक्सीजन लेना है एनवायरनमेंट से और फिर बाहर फेंकना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पे ये जो ऑर्गन्स हैं, जो यहां पे हम देखते हैं, बेसिकली इनमें ही
ये प्रोसेस नहीं होती है कि इनमें खुराक बर्न किया जाएगा, लंग्स की जो सेल्स होंगी उसी के अंदर खुराक को बर्न किया जाएगा और उससे एनर्जी निकाली जाएगी। गिल्स के अंदर जो सेल्स हैं उसी में खुराक को बर्न किया जाएगा और एनर्जी निकाली जाएगी। बाकी जो मछली की बाकी जो भी सेल्स हैं उनमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, जो भी जिंदा सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, जिनमें ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे या आप मछलियों की बात करेंगे, फिश की बात करेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स होती हैं, हर सेल में रेस्पिरेशन होती है। ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन होती है। अब फंडा क्या है, अब यहां पे ये कंफ्यूजन क्या है कि क्या यहां पे हम लंग्स, गिल्स, स्किन, ट्रैकिया वगैरह ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनसे गैसलेस एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ, जिनसे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से बॉडी में लिया जाएगा अंदर बॉडी में, और बॉडी में जब सेल्स में रेस्पिरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लिया जाएगा इनटू द आउटर एनवायरनमेंट। समझ आ रहा है? और इसका मतलब है लंग्स, गिल, स्किन, ट्रैकिया जो है, दीज आर मियर ऑर्गन्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। और कहने में यह भी आता है कि हम रेस्पिरेशन इन्हीं के जरिए करते हैं, बट वहां पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, वहां पे रेस्पिरेशन का मतलब यह नहीं कि इनके जरिए हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वहां पे रेस्पिरेशन का मतलब है कि इनसे गैसेस एक्सचेंज होता है, इनसे गैसलेस एक्सचेंज होता है, जो कि जरूरी है उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं। और इवन अगर कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, ठीक है, वो भी आपको समझना है। अब देखिए, क्योंकि कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा उसमें जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसमें इथेनॉल जो बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर आपको ये थोड़ा सा ये जहन में ये कंसेप्ट आ गया, थोड़ा सा मैं आपको फर्दर इसमें क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे, अच्छा यहां पे आपको ये समझना है कि ये जो गैसलेस एक्सचेंज होता है इस इन स्ट्रक्चर्स के जरिए, ठीक है, और दूसरी ओर पे है ये कि जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। आपको पहले इन दो प्रोसेसेस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, या जिसे हम कहते हैं वेंटिलेशन भी, वेंटिलेशन। दूसरी ओर प्रोसेस यही है जिससे एनर्जी निकाली जाती है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन वर्सेस रेस्पिरेशन। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ऑलरेडी पता है, बट काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होगी, मे बी उनने पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे, सो आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस। देखिए, यहां पे मैं ये आपको एक फिगर के जरिए क्लियर करूंगा, ठीक है। सपोज यहां पे हम एक ह्यूमन बीइंग को बना देते हैं, दिस इज ए ह्यूमन बीइंग, ओके। ये एक इंसान है बिना आंखों के, ये रही इसकी नाक, दिस इज इट्स माउथ, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि रेस्पिरेशन में मकसद क्या है हमारा, खुराक से एनर्जी निकालना। वो कहां पे निकलती है, बॉडी की सेल्स में। अब देखिए, यहां पे खुराक ये कंज्यूम करता है, सपोज दिस इज इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये खुराक कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल आलू लेगा, दैट इज द स्टार्च, उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से मीट कंज्यूम करेगा या फिश कंज्यूम करेगा, उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन है। इसी तरह से ये फैट्स कंज्यूम करेगा, ये फॉर एग्जांपल ये जो मक्खन है, ठीक है, ऑयल्स बाकी जो है ये कंज्यूम करेगा, उसमें फैट्स हैं। और अल्टीमेटली ये जो है ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपको पता है इसमें डाइजेशन होगी, और अल्टीमेटली इनकी इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको पता है स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन से क्या निकलेंगे, एमिनो एसिड्स, ठीक है। फैट से क्या निकलेंगे, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। अब ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं से बेसिकली एनर्जी निकाली जाती है,
ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हीं से एनर्जी निकाली जाती है। और कहां पे? सेल्स के अंदर। इसलिए इनको बाज़ाब्ता बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें लेने की जरूरत पड़ती है। दैट ऑकर्स थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड वगैरह होता है। से फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग तरीके हैं इस सर्कुलेशन के। ठीक है, हमारे अंदर ब्लड के जरिए ये सेल्स के अंदर ये पहुंचेगा, ये ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल दिस ग्लूकोज हैज कम इनटू द सेल्स। लेकिन चूंकि हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए, मतलब हमारी रेस्पिरेशन के लिए, तो हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। वी हैव टू टेक दिस ऑक्सीजन थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली हमारे अंदर बाज़ाब्ता अपीयर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लंग्स, इजंट इट। नोज के जरिए हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी इसी के जरिए हम लेते हैं। और हमारे अंदर जो ये लंग्स हैं, ठीक है, हम में लंग्स हैं, फिश में गिल्स हैं, ठीक है, या प्लांट्स में स्टोमेटा है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके जरिए हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन यहां से ब्लड में डिफ्यूज होगा पहले, ठीक है, ये बाहर से ऑक्सीजन ब्लड में, यहां पे सपोज ये ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ब्लड में डिफ्यूज होगा। सपोज दिस इज ब्लड में पहले जाएगा, फिर ब्लड के जरिए या ब्लड वेसल्स के जरिए अल्टीमेटली ये सेल्स के अंदर जाएगा। और सेल्स के अंदर आने के बाद ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यहां पे कंज्यूम होगा और यहां से हमारा क्या निकलेगा, एटीपी। दैट मीन्स हम सेल के अंदर अपनी रेस्पिरेशन करते हैं, हम सेल के अंदर अपने लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनाते हैं। समझ आ रहा है? अब देखिए यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी है और दूसरा है रेस्पिरेशन। अब समझना क्या है, यहां पे ब्रीदिंग कहां तक, कौन सी प्रोसेस कहां तक ब्रीदिंग है और उसके बाद रेस्पिरेशन कहां तक है, ठीक है। अगर हम इन जनरल कहेंगे, ये जो सारी प्रोसेस होती है बाहर से ऑक्सीजन लेना और फिर यहां पे सेल्स के अंदर इस ऑक्सीजन को यूज करना, ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए, दिस इज बेसिकली होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि हमें रेस्पिरेशन तो एक्चुअल सेल के अंदर होगी, दैट इज डेफिनेट कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगी, उसमें एनर्जी हम वहीं से नहीं वहीं बनाएंगे, एटीपी वहीं पे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना ऑक्सीजन की, वो भी तो उसके साथ आएगी कि ऑक्सीजन को बाहर से लेना, वहां तक पहुंचाना, फिर उसको बर्न करना, फिर एनर्जी निकालना। दैट मीन्स कि यहां से ये प्रोसेस, यहां से बाहर से ऑक्सीजन लेने से कहां तक, ऑक्सीजन को यूज करना, ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, ये सारी प्रोसेस जो है, दिस इज बेसिकली होल रेस्पिरेशन। और इसमें जो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है, दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझेंगे बात को? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी निकालनी है, सेल्स के अंदर एनर्जी निकलेगी, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बाहर से लेना बराबर सेल्स तक, ठीक है, पहले बाहर से लेना लंग्स में, लंग्स से फिर ब्लड में, ब्लड के जरिए फिर सेल्स में, फिर सेल्स में इसको यूज करना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और यहां पे सेल्स में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो दोबारा ब्लड के जरिए जाएगा और लंग्स में जाएगा और यहां से नोज के जरिए ये बाहर निकलेगा एनवायरनमेंट में। समझ आ रहा है? तो ये सारी प्रोसेस बेसिकली रेस्पिरेशन से के साथ रिलेटेड है। और इसमें जो पोर्शन सेल्स के अंदर होता है, दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब भी रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन की जिक्र होना, याद रखिएगा, उस वक्त आप जहन में रखिएगा, यहां पे मकसद रेस्पिरेशन कहने का यह है, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब भी रेस्पिरेशन कहीं पे पढ़ोगे किसी भी बुक में, वहां पे रिलेटेड होगा वो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को निकालना बाहर, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। वहां पे याद रखेगा, इसका मतलब यहां पे कहने का है कि गैसेस एक्सचेंज, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है? ये याद रखेगा। अच्छा, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो यहां पे मैं आपको अच्छे से ये बताऊंगा कि यहां पे पहली प्रोसेस जो होती है, लेट मी टेक अनदर कलर, यहां से देखेंगे आप, ये जो पहली प्रोसेस होती है, यहां से ये ऑक्सीजन लेना यहां लंग्स तक, बाहर से ऑक्सीजन लेना लंग्स तक, या लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो बाहर फेंकना, ठीक है। लंग्स हमारे फैल जाते हैं, हम सांस लेते हैं, लंग्स हमारे फैल जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन आता है, ठीक है, उसके अंदर ये सारा गैस आता है जिसमें ऑक्सीजन भी है, फिर हमारे लंग्स जो है सिकुड़ जाते हैं, फिर ये बाहर निकलता है सारा, जो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो भी बाहर निकल जाता है। तो
उसका मतलब है हमारे लंग्स तक जो भी प्रोसेस होती है, यहां तक जो भी प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। गैसेस का लंग्स में तक आना, ऑक्सीजन का यहां तक पहुंचना, और यहां से मतलब लंग्स का फैल जाना और सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से गैसेस लंग्स में एंटर करना और लंग्स से बाहर निकलना, बाहर से ऑक्सीजन आना, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है, दिस कम्स अंडर ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। समझ आ रहा है? बस यहां तक महदूद है हमारी ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। फिर यहां से लेके ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होना। ब्लड में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है कि ब्लड में लंग्स से ऑक्सीजन आएगा और ब्लड में जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो लंग्स में जाना। यहां पे जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है बिटवीन ब्लड एंड दीज लंग्स या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग के बाद आती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझेंगे बात को। क्या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आना ताकि वो बाहर जाए, ठीक है? और ऑक्सीजन अंदर क्यों जाता है ब्लड में? ताकि वो आगे ले जाए हम सेल्स की तरफ जहां पे रेस्पिरेशन करनी है। ये जो लंग्स के पास ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद जब ये ब्लड में जाता है और अल्टीमेटली ये सेल्स के साथ जो एक्सचेंज फिर होता है, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द रेस्पिरेशन, उसको ब्लड में लेना है और ब्लड में जो लंग से ऑक्सीजन आया है वो अल्टीमेटली सेल्स के अंदर लेना है ताकि वहां पे रेस्पिरेशन हो जाए। वो प्रोसेस जो सेल्स के सरफेस पे होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास होती है, बाहर से सेल्स के अंदर ऑक्सीजन लेना और सेल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना ब्लड में, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंके हम अल्टीमेटली और ऑक्सीजन अंदर यूज करें रेस्पिरेशन में। वो जो प्रोसेस होती है सेल्स के पास, ब्लड और सेल्स के दरमियान, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसके बाद जो सेल्स के अंदर एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज को बर्न किया जाता है। अब ये ग्लूकोज ही नहीं है, फैट्स भी आ सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे रेडिली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, सबसे रेडिली यूजेबल न्यूट्रिएंट जिससे एनर्जी निकालते हैं, दैट इज ग्लूकोज। और सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी निकालना, दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं कि अब यहां पे अगर मैं आपको कहूं ये सारी प्रोसेस जो हमने अभी तक देखी, चाहे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो, इंटरनल रेस्पिरेशन हो या सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो, ये टोटल जो प्रोसेस है इसी को हम एक्चुअली रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि है तो रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस करना, लेकिन उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स भी है कि बाहर से पहले ब्रीदिंग हो जाए लंग्स तक, कम से कम लंग्स के अंदर तो बाहर से हवा आ जाए, और फिर लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज हो जाए, इंटरनल रेस्पिरेशन। लंग्स और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज हो गैसेस का, फिर ब्लड और सेल्स के दरमियान एक्सचेंज हो गैसेस का, फिर ही वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर आएगा और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये सारी प्रोसेसेस एक्चुअली रिलेटेड हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाई दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो इस लिहाज से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ब्रीदिंग और वेंटिलेशन जो है ये एक प्रोसेस है, सब प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। दिस इज नॉट रेस्पिरेशन कंप्लीटली, दिस इज ए सब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन में ये स्टेप्स आते हैं, एक तो ब्रीदिंग भी आती है, वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी। इसका मतलब है यहां पे मैं जो रिजल्ट हमारा निकलता है, जो कि आपको याद रखना है, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग इज ए सब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन में बहुत सारी प्रोसेस आती हैं, 4 आती हैं एक्चुअली। और लेकिन एक्चुअल रेस्पिरेशन क्या है, जब एनर्जी के रिलेटेड हम देखेंगे, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। और यहां पे अगर और भी आप समझना चाहें कि ब्रीदिंग जो है वो, इसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, और ब्रीदिंग से एक्चुअली एनर्जी डायरेक्टली खुद से नहीं निकलती है, एनर्जी लास्ट वाले स्टेप में, सब प्रोसेस में निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इतना क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट कंफ्यूजन जो अक्सर होता है बच्चों में, दैट इज कि
हम पढ़ते आए हैं कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में हम खुराक को बर्न करते हैं यूजिंग ऑक्सीजन, खुराक को बर्न करते हैं यूजिंग ऑक्सीजन और उससे एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर यह भी हमने पढ़ा है कि फ्यूल जो है, चाहे ऑयल हो चाहे हमारे आसपास की लकड़ी हो, वो भी, उसमें भी जो बर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, दैट इज नोन एज कंबशन, और वहां पे भी ऑक्सीजन का यूज होकर एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक और कंफ्यूजन बच्चों में जो होता है, दैट इज अबाउट दो टर्म्स के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको समझने में होता है, दैट इज वन इज कंबशन, कंबशन, एंड another is this respiration। तो ये जो टर्म्स हैं रेस्पिरेशन, इन टर्म्स के दरमियान आपको डिफरेंस समझनी है, ठीक है। अब देखिए, दोनों प्रोसेसेस लगते हैं हमें सिमिलर हैं। कंबशन में भी ऑक्सीजन यूज होगा टू बर्न फ्यूल, और रेस्पिरेशन में भी फूड बर्न करने के लिए, बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड से एनर्जी निकालना, फूड को बर्न करना, उससे एनर्जी निकालना, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? देखिए, कंबशन जो होती है आपको पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती है, ये बाहर एनवायरनमेंट में होती है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, कंबशन की बात करेंगे, जब हम बाहर कोई फ्यूल बर्न करते हैं तो आपको पता है कि उसमें हम कंट्रोल्ड वे में वहां से एनर्जी नहीं निकालते हैं, तो वो वहां पे एनर्जी अनकंट्रोल्ड होती है, अनकंट्रोल्ड वे में एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी मोस्टली किस फॉर्म में निकलती है? हीट की फॉर्म में, या वो लाइट की फॉर्म में निकल सकती है जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं। बट इफ वी थिंक अबाउट द रेस्पिरेशन, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है और ये बाज़ाब्ता स्टेप्स में होती है। ये यहां पे बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती है क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप्स नहीं होते हैं। आपने फ्यूल को बर्न किया और सारी एनर्जी जो फ्यूल में है एक साथ निकलती है, जो कि यूटिलाइजेबल, उसमें बहुत ही कम एनर्जी होती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसमें जो भी यूटिलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये मोस्टली उतनी यूटिलाइज नहीं होती है, एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी जितना हम रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उतना जितना वो एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और ये जो मल्टी स्टेप्स हैं उनमें एनर्जी जो फूड में होती है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी होके निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट स्टेप्स। तो इसमें क्या है? ये सिंगल स्टेप, ये हम कह सकते हैं सिंगल स्टेप प्रोसेस है। यहां पे क्या है? मल्टीपल स्टेप एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस। एंजाइम कंट्रोल मींस, ये मैं बताऊंगा आपको, कि हमारे अंदर जो रिएक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन रिएक्शंस को एक्चुअली कराने के लिए बहुत सारी एनर्जी लग सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रखे हैं जो कि उन रिएक्शंस को कराते हैं और खुद वहां पे अनअल्टर्ड रहते हैं। पहले उसमें यूज होते हैं, फिर वापस जब रिएक्शन कंप्लीट होती है वहां से खुद ऐसे ही निकलते हैं जैसे उस रिएक्शन में एंटर हुए थे, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कैटलिस्ट्स कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। तो एंजाइम्स ही कंट्रोल करते हैं वो काफी सारे स्टेप्स जो हमें होते हैं। तो यहां पे मल्टीपल स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है और एंजाइम इसको कंट्रोल करते हैं, और मल्टीपल स्टेप्स में होने की वजह से यहां पे एक साथ एनर्जी नहीं निकलती है, इसमें स्लोली एनर्जी निकलती है, स्लो एंड स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी, स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी समझेंगे। और उसका मतलब क्या है कि हमें इसमें एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जो कि मल्टीपल स्टेप्स में प्रोड्यूस होते हैं, एक साथ नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, समझ आ रहा है? अच्छा, अब यहां पे इतना तो आपको क्लियर है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पे एक नतीजा आपने निकाला अभी तक जो इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी दुनिया में है उनमें रेस्पिरेशन में एक चीज कॉमन है।
रेस्पिरेशन में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चाहे आपके प्लांट्स हो, चाहे आपके एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजे हो, अलगे हो, सब के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हमेशा एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनाने के लिए उनमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन होना ही होना है। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो सेल्स के अंदर एनर्जी निकलना इज कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में सेल्यूलर रेस्पिरेशन कॉमन है। ठीक है, और वैरी क्या होता है इनमें, किसी में लंग्स हम कहते हैं से रेस्पिरेशन करते हैं, किसी में कहते हैं गिल से, किसी में स्टोमेटा से, किसी में ट्रैके से, किसी में स्किन से। ये वैरी एक्चुअली क्या करता है, वेरिएशन इज एक्चुअली इन द ऑर्गन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, वेरिएशन किस में है, वैरी किस में करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ। अब यहां तक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया। और थोड़ा सा मैंने आपको जो ऑलरेडी बताया कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है एनर्जी निकालना, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी निकालते हैं अपने खुराक से, और आपको मैंने ऑलरेडी कहा जो ऑक्सीजन को यूज करेंगे, ठीक है, उनमें जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इसे कहते हैं। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है एनर्जी निकालना खुराक से, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है, ह्यूमन बीइंग्स है, फ्रॉग, कैट, डॉग, सब कुछ, प्लांट्स वगैरह, ये सारे आपको पता है, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या, वो एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको कहां कहां पे मिलेगी, आपने सुना होगा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सपोज एनिमल्स की हम बात करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल जब फैटिक जब उनका होता है, जब काफी टाइम तक ऑक्सीजन को यूज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द जिम, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन की नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो जाती हैं, बाहर से हम उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, फिर हमारे जो मसल है वो स्विच ऑन करते हैं, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो मसल सेल्स हैं उनमें भी चांसेस हैं, मसल सेल्स हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनमें चांसेस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने का, मतलब विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। इसी तरह से है हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काफी सारे पैरासाइट्स ऐसी जगहों पे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स जिनको हम कहते हैं, जो कि जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पे वो जिंदा कैसे रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक निज़ाम रखा है कि वो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन अपनी एनर्जी निकालते हैं खुराक से, एंड दोज आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स। मोस्ट ऑफ द एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो ये उन जगहों पे होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा टीनिया होते हैं, एस्कैरिस होते हैं, जिनको हम कश्मीरी में आम कहते हैं, एस्कैरिस, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में काफी सारे पैरासाइट्स हैं, वो भी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से फंजे हैं काफी सारे जिनको हम एनारोबिक फंजे कहते हैं, एनारोबिक फंजे हैं काफी सारे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप याद रखिएगा यीस्ट जो होते हैं ये एनारोबिक है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको अगर बताऊं, काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर लॉग्ड एरियाज में रहते हैं, दलदल वाले एरियाज में रहते हैं, दलदल वाले एरियाज में रहते हैं, और वहां पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वहां पे आपको पता है कि सॉइल में, तो हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं, ये अगर प्लांट है हमारे आसपास, इसके ये रूट्स हैं, दिस इज अ प्लांट, ये इसके आसपास रूट्स हैं, ठीक है, और ये रूट्स के आसपास सॉइल है, और सॉइल के दरमियान जो पोर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन पोर्स से अवेलेबल हो जाएगा रूट्स के लिए। लेकिन अगर यहां पे अब वाटर लॉग्ड सॉइल है, तो इन रूट्स को मजबूरी है कि ये कौन सी रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दैट मीन्स वाटर लॉग्ड रूट्स जो होते हैं, क्योंकि वहां पे
ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होगी वाटर में, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, जिसके लिए ये उतने एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं रूट्स की, ये वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने लिए ऑक्सीजन। जो आसपास एरेशन थी, जो आसपास सॉइल में अगर जब वाटर प्रेजेंट नहीं था आसपास ज़्यादा, तो वहाँ पे एयर पार्टिकल्स, एयर सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे उनको वो इजीली यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन अब वाटर में डिसॉल्व्ड है थोड़ा सा ऑक्सीजन, वो यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो वाटर लॉग्ड रूट्स जो होते हैं, इनमें भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनके वाटर लॉग्ड रूट्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन करते हैं, दाएं या थेसोरनशिप है ना, मतलब चावल, उसमें क्या है, हम काफी टाइम तक वहां पे पानी रखते ही रखते हैं। तो उनके जो रूट्स हैं उनमें है, मैं बताऊंगा आगे, उनमें कुछ है, उनमें एबिलिटी, एडाप्टेशन है कि वो वाटर लॉग्ड रूट्स उनके रेस्पिरेशन अच्छे से कर पाते हैं। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा मैंने आपको ये रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको प्लांट्स की रेस्पिरेशन बताऊंगा जो कि मेनली हमारा टॉपिक है, तो उसमें आपको अच्छे से फोकस करना है मेहरबानी करके, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। देखिए, अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पहले देखेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, आपको मैं अगर बताऊं कि एनिमल्स के कंपैरिजन में आप मुझे बताइए क्या प्लांट्स में ज्यादा इंटेंस तरीके से रेस्पिरेशन होगी, या ज्यादा अच्छी, ज्यादा हायर रेस्पिरेटरी रेट्स होंगी कि एनिमल्स से कम होंगी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू एनर्जी नीड्स। जितनी एनर्जी नीड्स ज्यादा होंगी बॉडी की, उतना ही उसमें रेस्पिरेशन होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब रेस्पिरेशन के रेट्स वो ज्यादा होंगे, क्योंकि एनर्जी, रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी निकालना। और बोथ सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन जो होती है, जहां पे एक्चुअल एनर्जी निकलती है, या गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी जो निकालनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो चाहे वो सेल्यूलर लेवल की बात करें हम, वहां पे भी ज्यादा रेस्पिरेशन होगी एनिमल्स में, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में एनर्जी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। प्लांट्स में क्या है, एनर्जी डिमांड्स कम है, मैं बताऊंगा क्यों। तो प्लांट्स में एनर्जी डिमांड्स कम है, एनिमल्स में एनर्जी डिमांड ज्यादा है। इसलिए प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में चाहे आप सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन देखेंगे, सेल के अंदर जो एनर्जी बनना, या एक्सचेंज, उनका गैसोस एक्सचेंज, वो उतना हाई रेट्स पे नहीं होगा जितना एनिमल्स में होगा। क्योंकि प्लांट्स में क्या है, आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, नो मूवमेंट। आप प्लांट्स में मूवमेंट तो नहीं होता, हम अपने हाथ पांव हिलाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो तो नहीं करते हैं, तो उसके लिए तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए, तो दैट मीन्स एनर्जी उनको कम चाहिए। दूसरा, आपको पता है कि प्लांट्स में मोस्टली जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो होते हैं वो डेड होता है, डेड टिश्यूज होते हैं। बार्क है बाहर से, ठीक है, इसी तरह से बार्क के बिल्कुल अंदर से बिल्कुल होता है जाइलम का कुछ पोर्शन, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। डेड टिश्यूज होते हैं। वुड जो होती है दैट इज द डेड, उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज डेड। तो डेड टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज को एनर्जी नहीं चाहिए, या डेड पार्ट्स को एनर्जी नहीं चाहिए। और प्लांट्स में आपको पता है कि वो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, वो अपना ऑक्सीजन खुद बनाते हैं ना, कैसे? फोटोसिंथेसिस से। हमारे लिए भी बनाते हैं, एनिमल्स के लिए भी बनाते हैं, जितने भी बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके लिए भी बनाते हैं, और खुद के लिए भी बनाते हैं। दैट मीन्स कि अपने लिए उनके पास वो खुद से ऑक्सीजन बनाते हैं, तो उनका एक्सचेंज, बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। अब जहन में ये कंफ्यूजन दूर निकालना कि प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन नहीं दिखाते हैं, वो खाली फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, नहीं। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर किसी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स को जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करनी जरूरी है। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे वो प्लांट है, प्लांट की सेल्स हो, एनिमल की सेल्स हो। समझ आ रहा है? अब ये खुद से ये सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन भी करते हैं अपने लिए, अपनी सेल्स के लिए, तो इसलिए इनको ज्यादा बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में अगर हम एनिमल्स के रिलेटेड इनको कंपेयर करेंगे तो दे हैव लोअर रेस्पिरेटरी रेट्स, लोअर
रेस्पिरेटरी रेट्स। किन से? देन एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनसे इनमें लोअर रेस्पिरेटरी रेट्स होंगी। समझ आ रहा है? अब प्लांट्स जो है, प्लांट की सेल्स जो है, हर कोई सेल जो इनमें है उससे ऑक्सीजन की जरूरत है, याद रखेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है जिंदा रहने के लिए। भले ही कम एनर्जी लगे एनिमल से, लेकिन एनर्जी लगेगी। ठीक है? एटीपी चाहिए। इसलिए प्लांट्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली हम प्लांट को अगर देखेंगे, इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ मेन रीजन्स आपको मिलते हैं। एक है आपके रूट्स, ये रहे आपके रूट्स, ये प्लांट्स के रूट्स हैं। ये है इसका शूट, यहां हम कह सकते हैं, सॉरी शूट के बजाय हम यहां पे स्टेम कह सकते हैं। ठीक है? शूट तो सर आएगा, स्टेम है। और उसके बाद ये यहां पे प्लांट का लीफ है। तो हर जगह पे, चाहे लीव्स है, स्टेम है या रूट्स है, हर जगह पे इनमें रेस्पिरेशन की जरूरत है, जितनी भी सेल्स हैं। और ये वो स्ट्रक्चर्स है, लीफ हो, स्टेम हो या अंडरग्राउंड रूट्स हो, इन तीनों स्ट्रक्चर्स से ये अपने लिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि अंदर सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए गैसेस एक्सचेंज इनको जरूरी करना है। क्योंकि सेल्स के अंदर तभी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी जब ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेंगे इन स्ट्रक्चर्स से, क्योंकि इनको थोड़ा सा, इनको बाहर से भी ऑक्सीजन लेना पड़ता है। मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है? तो यहां पे लीव्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, यहां से भी रेस्पिरेशन होती है, स्टेम से भी रेस्पिरेशन होती है और रूट से भी रेस्पिरेशन होती है। और ये रेस्पिरेशन मींस, यहां पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? गैसेस एक्सचेंज। यहां लीव से हो, स्टेम से हो या रूट से हो, जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वो किससे होता है? रिमेंबर दैट ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। यह इंपॉर्टेंट है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन, जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, मैं अभी सेंट को ही ओपन करूंगा, सेंट बोतल है मेरे पास, उसको मैं ओपन करूंगा, उसका ढक्कन, तो आपको पता है ये खुशबू बाकी जगहों पे आने लगी जो दूर दूर मेरे यहां इस रीजन से है। वजह यह है कि यहां पे सेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जहां पे सेंट की कंसंट्रेशन कम है उसकी तरफ वो सेंट जो है, सेंट का जो मूवमेंट वो उस साइड में हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेंस टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेंस। यहां पे अगर मैं बताऊं, लीव्स में, याद रखेगा, लीव्स में कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। आगे आपको मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, लेकिन थोड़ा आइडिया यहां पे पकड़ लीजिए मेहरबानी करके। लीव्स में कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अच्छा, जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनमें भी कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसल्स कहते हैं। इसी तरह से रूट्स में भी पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसल्स कहते हैं। और कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो जमीन से बाहर निकलते हैं कुछ प्लांट्स में, उनमें कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम नेमेटोथोड्स कहते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जहन में एक कंसेप्ट लेना है। ये जो पोर्स है, इन सारे पोर्स के जरिए ही गैसेस एक्सचेंज होता है। कहां से कहां तक? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इजंट इट? रेस्पिरेशन हो रही है तो अल्टीमेटली इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। छोड़िए अभी वो कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस का, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा कि फोटोसिंथेसिस में बाहर वो ऑक्सीजन फेंकते हैं और फिर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है? वो भी छोड़िए, अभी आप रेस्पिरेशन को जहन में रख के ये सीखिए, क्योंकि वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और बाहर से ऑक्सीजन को लेना है। क्यों? क्योंकि इन गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। क्योंकि अंदर से रेस्पिरेशन हो रही है, तो अंदर में रेस्पिरेशन होने के बाद आपको पता है रेस्पिरेशन में एक प्रोडक्ट जो निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और यूज जो होता है दैट इज ऑक्सीजन। तो यहां पे बनता क्या है? अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हायर कंसंट्रेशन अंदर है तो बाहर लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसे निकालना है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है, चूंकि अंदर से यूटिलाइज होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो अंदर में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और बाहर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसलिए ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेना है। तो ये जो यहां पे होता है, चाहे लीव्स में हो स्टोमेटा के जरिए, यहां पे हो लेंटिसल्स के जरिए रूट्स में, या वुडी स्टेम्स में रूट्स में, या कुछ प्लांट्स के खास रूट्स में थ्रू द पोर्स नेमेटोथोड्स, तो यहां पे ये एक्सचेंज होता है, ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ दिस गैसेस। ठीक है? तो हमेशा यहां पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा। ठीक है? अब यहां पे
इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको मैं एक एक करके इनमें रेस्पिरेशन दिखाऊंगा कैसे होता है। पहले हम सबसे पहले इस लीफ में देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे होती है, ठीक है। रिमेंबर, हम जो पढ़ रहे हैं, मैं 8 स्टूडेंट्स को जहन में रख के पढ़ा रहा हूं इस वक्त। जो हमारे साइंस स्टूडेंट्स होंगे वो उनको ये ऑलरेडी पता होगी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए थोड़ा खोल के ये पढ़ा रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ आए, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें आपको कोडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कंसेप्ट्स को सीखना है। और मेहरबानी करके जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन मुझे लगता है हो गया होगा कि क्या प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमने सुना, आपने बताया था प्लांट्स बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और फिर बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि प्लांट्स रेस्पिरेशन में बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये फंडा क्या है, ये आपको मैं यहां पे लीफ में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लेट्स लुक एट दिस, लेट अस सी द रेस्पिरेशन थ्रू लीव्स। लीफ के जरिए हम रेस्पिरेशन देखेंगे। मेहरबानी करके बहुत ही इंटरेस्ट के साथ यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीफ ये है, बड़ा लीफ बनाता हूं मैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लीफ है, ठीक है। ये रहा स्टेम, इसके साथ ये कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ये है रूट्स, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने कहा था कि इसमें समझने की बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरत है आपकी। ये कंसेप्ट आप अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स जो है ये लीव्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। लीव्स में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये बाहर से या बाहर लीव्स पे जो पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज स्टोमेटा। तो आपको मैं यहां पे लिखता हूं, ये लेट्स नॉट जंबल इट हियर, इट इज नोन एज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के जरिए ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था, जब मैंने कहा फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो वो स्टोमेटा के जरिए अपना बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, और यहां से रूट से ये वाटर निकालते हैं, वाटर लेते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जब यहां पे मिलाते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब ये मिलाते हैं, इजंट इट, उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि फिर यहां पे यूजिंग सनलाइट, यहां पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूज करके जो ट्रैप करेगा सनलाइट को, इसको हार्नेस करेगा। अल्टीमेटली ये यहां पे क्या बनाते हैं, ये अपने लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिसमें ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। समझ आ रहा है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया था। अच्छा, अब देखिए, अब चूंकि प्लांट जो है, प्लांट में जो सेल्स हैं, दीज आर लिविंग सेल्स, ये जिंदा है, तो इनको भी एनर्जी चाहिए। दे नीड टू बर्न। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ये बनाते हैं, लेकिन चलो इसमें काफी सारा ग्लूकोज ये अब स्टोर करते हैं, चाहे लीव्स में करेंगे, स्टेम्स में करेंगे, फ्रूट्स में करेंगे स्टोर ये एक्सेस ग्लूकोज। और बहुत सारा ऑक्सीजन, यहां पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन भी निकलता है, और बहुत सारा ये ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है इसमें फोटोसिंथेसिस में, तो वो बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, तो इसमें काफी सारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है। लेकिन इनको बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ये लिविंग है, इनको ग्लूकोज चाहिए, उसको बर्न करना है ऑक्सीजन के साथ। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स, और उसमें अपने लिए एटीपी बनाते हैं। तो इनको अंदर से भी प्रोसेस करनी है। लेट मी टेक अनदर कलर फॉर मेकिंग दिस क्लियर। अब ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है, जनरली ये तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एक्सेस में बनाते हैं, और ये स्टोर भी होता है, और ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं। लेकिन इसका कुछ हिस्सा ग्लूकोज का ये खुद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लिविंग है। तो इसका मतलब है इनमें एक प्रोसेस, ये कलर अच्छा नहीं है, इनमें एक प्रोसेस होगी दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन प्रोसेस होने की वजह से इनमें क्या होगा, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूकोज जब मिलता है, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या निकलता है, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई थी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, एक तो वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे क्या निकलता है, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यही तो रेस्पिरेशन है, इजंट इट, दिस इज द रेस्पिरेशन। तो याद रखेगा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है, ये बिल्कुल ही इनकी इक्वेशन अगर आप देखेंगे वो अपोजिट है।
आप अगर एक इक्वेशन याद करते हैं तो दूसरी इक्वेशन आपको अच्छे से समझ आती है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और ग्लूकोज बनता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, जो कि वहां पे प्रोड्यूस हुए होते हैं, वो वहां पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन वो मिल सकते हैं वो, और अल्टीमेटली यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर एक्चुअली अपोजिट टू वन अनदर। ठीक है, अच्छा, ये जो रेस्पिरेशन इन्होंने की यहां पे, ये अब ये जो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज भी कर सकते हैं अपने लिए, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कर सकते हैं ना, समझ आ रहा है। यहां पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, ये अपने लिए रेस्पिरेशन के लिए इन्होंने यूज किया। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ वो उसका कुछ हिस्सा प्लांट्स अपने लिए अपने लिए यूज कर सकते हैं रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन से जो सेल्स में जो रेस्पिरेशन हुई उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको वो यूज कर सकते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। समझ आ रहा है, कीप इट इन योर माइंड। अब देखिए, अब एक्चुअली फंडा क्या है, अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज दूंगा, उन सिनेरियोज को जहन में रख के आपको अच्छे से समझना है कि क्या होता है प्लांट्स में। अब देखिए, अब जब दिन होगा, यहां पे मैं लिखता हूं डे टाइम है, डे टाइम है, तो आप मुझे खुद बताइए, डे टाइम में आप मुझे बताइए इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कि रेस्पिरेशन ज्यादा होगी। डे टाइम में लाइट प्रेजेंट है, तो यहां पे मैं लिखता हूं डे टाइम में सनलाइट है। अगर सनलाइट डे टाइम में बहुत ज्यादा है तो आप मुझे खुद बताइए क्या इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट तो कांस्टेंट है लगभग। आप मुझे बताइए दिन में लाइट बहुत ज्यादा तो क्या इंक्रीज हो रही है, फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब है सनलाइट चूंकि है, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस जो है ये बहुत ज्यादा है देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस ज्यादा है दिन में। अब यहां पे आ जाइए आप, अब यहां पे ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये वाली जो प्रोसेस है, ये ज्यादा है देन दिस रेस्पिरेशन। इसका मतलब है इनको बाहर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे वो इनके लिए सफिशिएंट नहीं है अपना फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें दिन में बहुत ज्यादा रेट्स पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बहुत लाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो इनमें फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से जो इनमें रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट नहीं है इनको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। इसलिए दिन में हमेशा ये प्लांट्स जो है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अमाउंट्स में अंदर ले जाते हैं। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेते हैं। समझ आ रहा है? और चूंकि ये फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है, तो आप मुझे खुद बताइए दिन में इनमें जो ऑक्सीजन है क्या ये कम प्रोड्यूस होगा कि ज्यादा प्रोड्यूस होगा? इनमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसलिए ये डे टाइम में क्या करते हैं, डे टाइम में ये स्टोमेटा के जरिए ये ऑक्सीजन बाहर डाल देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दिन में प्लांट्स के नीचे बैठना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अंदर लेते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बताऊं, आप मुझे बताएं क्या दिन में जितना ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं क्या वो सारा रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, कि इसका बहुत सारा पोर्शन ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं? चूंकि फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि इनमें जो ग्लूकोज है ये खाली उतना ही ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं जितना रेस्पिरेशन के लिए लगेगा, ये उससे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, नेट फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एक्स्ट्रा ग्लूकोज। नेट फिक्सेशन मतलब कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, जो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया, तो इसका मतलब है ये काफी सारा ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कोई उसका थोड़ा ही हिस्सा ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मींस नेट अगर हम देखेंगे, नेट इसमें बहुत सारा ग्लूकोज फिक्स होता है, नेट इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। कीप इट इन योर माइंड। तो यहां पे ग्लूकोज भी क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। ये यहां पे ऊपर से मैं डे का सिनेरियो बता रहा हूं, ठीक है, समझ आ रहा है? डे का सिनेरियो आपको समझ आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर लेना, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर फेंकना बहुत सारा, और बहुत सारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा बनाना जो कि स्टोर होगा बॉडी में। ये आ गया दिन का मसला, ये यहां पे
नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये वाला इसमें स्क्रीन के ऊपर से लिखने वाला पेन यूज किया, तो ये मिट जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप यहां पे, अगर हम यहां पे मैं लिखता हूं, मैं आप ये, ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर फोटोसिंथेसिस ज्यादा है रेस्पिरेशन से, अब मुझे बताइए अब यहां पे क्या होगा, इनटेक हो जाएगा किसका, प्लांट्स इनटेक क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? और मुझे बताइए क्या इसमें नेट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है कि नहीं होता है? यस, नेट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। नेट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। नेट मींस रेस्पिरेशन को करने के बाद भी इनमें काफी सारी ग्लूकोज अवेलेबल होता है, जो कि इनमें स्टोर होता है। इसमें थोड़ा सा रेस्पिरेशन में यूज होगा। अब आप पे ही मैं डाल देता हूं, आप खुद आंसर बताएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए नाइट में क्या सिनेरियो होगा, नाइट में क्या सिनेरियो होगा। नाइट में लाइट है, नो सनलाइट, देयर इज नो सनलाइट, नो सनलाइट। मुझे बताइए क्या रेस्पिरेशन ज्यादा है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा है? अरे फोटोसिंथेसिस है ही नहीं है, ओनली रेस्पिरेशन, ओनली रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है बेटा? ओनली रेस्पिरेशन। अब खुद बताइए यहां पे, लेट्स कम अगेन टू द फिगर। अब मुझे यहां पे खुद बताइए कि नाइट में क्या है, खाली रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। इसका मतलब है, आप मुझे बताइए क्या ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में, जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है? नहीं बाबा नहीं, इनमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, इसको बाहर फेंकना है, इसको स्टोमेटा के जरिए बाहर फेंकना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है। ये नाइट का सिनेरियो है। अच्छा ठीक है, अब मुझे और एक चीज बताए, क्या इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है? नहीं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस ही नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब मुझे खुद बताइए, इनको रेस्पिरेशन अगर करनी है, इनको अगर रेस्पिरेशन करनी है तो इनको क्या करना है, इनको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन चाहिए। चलो ग्लूकोज इनमें थोड़ा सा ऑलरेडी स्टोर्ड होगा, ग्लूकोज स्टोर होगा, वो ग्लूकोज यूज करेंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो ये बाहर से कुछ खाएंगे नहीं, ये हमारी तरह हीटेरोट्रॉप्स नहीं है कि बाहर से ग्लूकोज कंज्यूम करेंगे, आलू खाएंगे, पराठे खाएंगे, नहीं खाएंगे। चलो इनमें स्टोर्ड ग्लूकोज है, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए ना बर्न करने के लिए, बिकॉज दे आर एरोबिक, इनको ऑक्सीजन चाहिए। और इसलिए इनको क्या करना है, इनको बाहर से ऑक्सीजन लेना है। तो ये ऑक्सीजन बाहर से आएगा, ऑक्सीजन बाहर से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से बाहर निकलेगा। कब? ये कब होगा नाइट के टाइम पे। और आप मुझे खुद बताइए, इसीलिए हम कहते हैं मेहरबानी करके प्लांट्स के नीचे नाइट में आप बैठा ना करें, अवॉइड करें। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि एनवायरनमेंट में जल्दी वो डिफ्यूज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उतना टेंशन नहीं है। लेकिन कहने को आता है कि प्लांट्स के नीचे आप मत बैठा कीजिए नाइट में, क्योंकि मैकेनिज्म है, बाहर से ये ऑक्सीजन लेते हैं रात को, जो भी हमें भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फेंकते, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। दिस इज वाई वी शुड नॉट स्टे। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे खुद बताइए, क्या ये नेट ग्लूकोज फिक्स करेंगे? क्या इसमें नेट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज इसमें एक्स्ट्रा बनेगा? नहीं, ये तो अपना स्टोर्ड ग्लूकोज यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ही अपोजिट सिनेरियो होता है। आप मुझे बताएं, ये इनटेक किसका करेंगे, इनटेक किसका करेंगे? ऑक्सीजन का, एंड रिलीज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, नेट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है? नो, नो नेट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। समझ आ रहा है? ओ 58 समझ आ रहा है? थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, बस इसके बाद देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अब अगर मैं और एक सिनेरियो आपको देता हूं, लेट्स पुट इट हियर, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप मुझे बताइए, अब अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग की अगर हम बात करेंगे, अर्ली मॉर्निंग जब गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है, एंड लेट इवनिंग की बात करेंगे, लेट इवनिंग। यहां पे क्या है, यहां पे सनलाइट जो है वो ज्यादा नहीं है, यहां पे डिम लाइट है, यहां पे लाइट ज्यादा नहीं है, यहां पे क्या है, डिम लाइट है।
अच्छा, डिम लाइट का सिनेरियो अगर आता है तो आप मुझे बताइए इसमें प्लांट्स क्या करते होंगे। यही तीन चीजें आप देखेंगे। आप मुझे बताइए, क्या इसमें उस रेट में फोटोसिंथेसिस होगा जिस रेट में दिन में होगा? नहीं। क्या इसमें बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन कम होता है। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा नहीं है, ये कम है ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, जब बहुत ही डिम लाइट है, और लेट इवनिंग में फोटोसिंथेसिस की रेट कम है। अगर फोटोसिंथेसिस की रेट कम है तो आप मुझे बताएं, क्या इसमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि कम प्रोड्यूस होगा? ये थोड़ा ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या इसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि कम प्रोड्यूस होगा? नहीं, ये भी थोड़ा ही प्रोड्यूस होगा। और यह देखा जाता है कि जितना ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं इनकी सेल्स में, उतना ग्लूकोज यूज होता है मोस्टली। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट इनमें होता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान, जब ये इक्विलिब्रियम में चलते हैं, कि यहां पे जितना ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वही ये खुद को रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, और यहां पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में अपने लिए यूज करते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या इनको बाहर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है? जैसे दिन में इनको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना था क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक रेट हाई थी, समझ आ रहा है? और ये दिन में ऑक्सीजन बाहर फेंकते थे क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट हाई थी और ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होता था इसमें, क्योंकि काफी सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता जिसमें थोड़ा सा ये अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते थे। और नाइट में क्या होता था? नाइट में ये अपोजिट होता था कि ये सफिशिएंट नहीं होता था, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ये रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है ये सफिशिएंट नहीं होता था फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इनको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता था, बाहर से CO2 लेना पड़ता था। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सॉरी इसमें जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेना, सॉरी ऑक्सीजन नाइट में कार्बन ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ता था। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेना पड़ता था और नाइट में बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता था, क्योंकि इनमें बैलेंस में नहीं थी ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आपको पता है कि एक मिनट, यहां पे आपको पता है कि यहां पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये लगभग बराबर रेट्स में चल रही हैं, दोनों में कोई भी ज्यादा नहीं है। इसलिए जितना ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करते हैं उतना ही ये रेस्पिरेशन में यूज होगा, और जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से प्रोड्यूस करते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड ये उतना ही इनको ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होगा, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए यूज होगा। तो इसका मतलब है बाहर से ये गैसेस एक्सचेंज नहीं करते हैं। दूसरा, ये नेट ग्लूकोज फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस की रेट तो कम है, जितना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं वो सारा यूटिलाइज होता है खुद के लिए। इसका मतलब है इसमें यहां पे अगर मैं लिखूं तो आपको मैं यहां पे लिखता हूं, मैं आप समझेंगे कि यहां पे फोटोसिंथेसिस जो है ये मोर और लेस इक्वल होती है किसके बराबर? रेस्पिरेशन की रेट्स के बराबर। अगर मैं आपको कहूं कि क्या ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ये नो नेट गैसियस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज नहीं करते हैं क्योंकि इनको जरूरत नहीं पड़ती है। जितना ये रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उतना फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, जितना फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज होता है, तो बाहर से कुछ करना नहीं है, ठीक है। और आपको मैं कहूं नेट, यहां पे नो नेट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि जितना ये ग्लूकोज रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा नहीं होता है, वो उतना ही सफिशिएंट होता है जितना इनके लिए रेस्पिरेशन होती है। तो फोटोसिंथेसिस भी का ग्लूकोज जितना वहां से प्रोड्यूस होता है वो रेस्पिरेशन में यूज हुआ, तो नेट इन्होंने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं किया। समझ आ रहा है? देयर इज नो सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज नो सरप्लस ऑक्सीजन एंड नो सरप्लस ग्लूकोज, ठीक है। और यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, ये ऐसा पॉइंट होता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जब ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं, जब फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन, इसे हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट।
समझ आ रहा है? दिस इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। तो ये आपको मेहरबानी करके आपको याद रखना है कि दिस इज द कंपनसेशन पॉइंट, जो कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पे जो रेस्पिरेशन स्टेम्स में होती है और रूट्स में होती है उसको 5-10 मिनट लगेंगे, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एंड करता हूं, ठीक है? तो यहां पे मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूं। अब आपको समझ आ गया, मैं कभी कहता हूं कि कभी कहता हूं कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो ये याद रखेगा, ये सिनेरियो 3 है, 3 में देखिए गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है। बट द गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू द पोर्स, दोज आर नोन एज स्टोमेटा। और उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है दैट इज थ्रू सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन वाया थ्रू रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ये फिनिश करेंगे तो आपके हिसाब से मतलब फिर हमने लगभग रेस्पिरेशन खत्म किया, लेकिन थोड़ा सा मैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, वो आपको समझना है। अब देखिए स्टेम्स और रूट्स में अगर हम देखेंगे, ये आपके प्लांट का स्टेम है, ठीक है, और ये इसका रूट है। आप देखिए स्टेम्स जो है, स्टेम्स अगर हर्बेशियस होंगे, हर्बेशियस मींस कि वो अगर सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट हर्ब्स होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं हर्बेशियस, उनमें बाज़ाब्ता आपको स्टोमेटा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, उसमें गॉड सेल्स उनको गार्ड करते हैं, इजंट इट? और आपको मैंने कहा था वो डंबल शेप्ड भी हो सकते हैं वो गॉड सेल्स, इजंट? वो किडनी शेप्ड भी, बीन शेप्ड भी हो सकते हैं, मैंने आपको वो कहा है, इसलिए मैं यहां पे वो रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने स्टोमेटा का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको क्लियर किया था, इसलिए यहां पे वो चीजें नहीं बता रहा हूं। तो स्टोमेटा आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए उसमें स्टोमेटा में गैसियस एक्सचेंज जो होता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है, वो किस पे डिपेंड है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सैल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द गॉड सेल्स। गॉड सेल्स में सैल्यूट ज्यादा होगा, वो स्वेलअप हो जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। गॉड सेल्स में सैल्यूट कम हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो वो इस तरह से वो पोर जो है वो क्लोज कर देते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, क्योंकि वहां पे उनकी शेप ही गॉड सेल्स की ऐसी होती है जिसमें जब वो स्वेलअप हो जाते हैं तो पोर ओपन हो जाता है, और जब वो श्रिंक हो जाते हैं, जब उनसे पानी बाहर निकलता है, ठीक है, एक्सोस्मोसिस हम कह सकते हैं, उनसे पानी बाहर निकलता है गॉड सेल्स, तो वो श्रिंक हो जाती है। वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, वो मैं इसलिए यहां पे रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे एक चीज आप समझेंगे, जो हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं उन पे बाज़ाब्ता जो पोर्स होते हैं वो बाज़ाब्ता स्टोमेटा की ही होते हैं। वहां पे बाज़ाब्ता आपको गार्ड सेल्स मिलेंगे, उन पोर्स को गार्ड करते हुए गार्ड सेल्स मिलेंगे। सपोज किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, ये यहाँ पे पोर जो है, दिस पोर होल पोर इज, दिस इज द स्टोमेटा, ठीक है, चाहे ये किडनी शेप्ड हो, डंबल शेप्ड हो, मैंने आपको बताया। हाँ, अब इसके बाद अगर ये स्टेम जो है ये वुडी है, क्या है? वुडी है। वुडी स्टेम में जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? दोज आर नोन एज लेंटिसल्स। लेंटिसल्स आप कह सकते हैं, लेंटिकुलस कहिए, लेंटिसल्स कहिए, लेकिन याद रखिएगा मेहरबानी करके, ये यहां पे ऊपर से जो बार्क होता है, बार्क में पोर्स होते हैं, पोर्स इन बार्क। और अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा देखेंगे तो इसके अंदर यहां पे जो रीजन्स होते हैं वहां पे बार्क के थोड़ा सा जस्ट नियर देम, वहां पे डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके दरमियान स्पेसेस होती हैं जहां से वे गैसियस एक्सचेंज के लिए ये जगह बना देते हैं, ठीक है। तो ये लेंटिसल्स होते हैं, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। और रूट्स जो होते हैं रूट्स की जब हम बात करते हैं, यहां पे मैं रूट्स की बात करूंगा, तो रूट्स में जनरली क्या होता है, अगर ये रूट है, ठीक है, तो इस पे जो एपिडर्मिस होता है रूट का, जो बाहर वाली लेयर होती है ना, वो बाहर छोटे छोटे प्रोसेसेस देती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकालती है अपने से, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। छोटे छोटे बाल ही आप समझिए, हेयर है ना, बाल जैसे होते हैं, आपने रूट देखे हैं ना। तो उसके बाद ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये अगर रूट हेयर है, बड़ा बनाता हूं मैं, इसके आसपास जो ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और वो वहां से डायरेक्टली थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, चाहे आपके रूट्स हों,
चाहे आपके स्टेम हो, चाहे आपका लीव्स हो, हर जगह पे सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गैस एक्सचेंज होता है। समझ आ रहा है? सेल के अंदर जो मैकेनिज्म होगा वो सब में कॉमन है, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, और मैं आपको कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो हर किसी में, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, हर किसी में सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेकिन यहां पे हमारा फोकस क्या है? बाहर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो कैसे होता है। तो यहां पे एक्सचेंज गैसेस का क्या होगा? ये ऑक्सीजन बाहर से लेंगे और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेंगे। अब यहां पे स्टेम में भी क्या होगा? बाहर से ऑक्सीजन लिया जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऑक्सीजन आएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाएगा। समझ आ रहा है? चाहे लीफ हो, स्टेम हो, रूट्स हो, रूट्स के जरिए, रूट्स हेयर्स के जरिए जो एक्सचेंज होता है, दैट ऑकर्स थ्रू दिस। अब सवाल ये पैदा होता है, अब यहां पे चूंकि जगह है इन सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान, यहां पे इसलिए एरेशन है। एरेशन मतलब यहां पे हवा है, क्योंकि यहां पे स्पेस होती है सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है जहां पे आपको वाटर लॉग्ड कंडीशन बने, वाटर लॉग्ड कंडीशन कि सॉइल जो है वाटर लॉग्ड कंडीशन आप कह सकते हो, या आप मार्शी एरिया की बात कर सकते हो, मार्शी एरियाज या स्वैम्प्स की बात कर सकते हो, या सिंपल में आप वाटर लॉग्ड कंडीशन याद रखें, जहां वो सॉइल जहां पे पानी, जो सॉइल पानी से भरी होगी, डैम यथ कशर पे अगर वहां पे देखेंगे, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं, वहां पे जो उनके रूट्स होते हैं, उनको अगर हम समझेंगे वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए वाटर लॉग्ड कंडीशन में पहला ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जब उन पे वाटर लॉग्ड कंडीशंस हम इंड्यूस करेंगे या थ्रू नेचर उनमें इंड्यूस हो जाएंगी, वाटर लॉग्ड कंडीशंस में वो आएंगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएंगी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। जैसे हम भी कहते हैं कि काफी सारे अगर कहीं पे हमारे पास पेड़ पौधे लगे हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे हमारे पास सेब के दरख्त हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमेशा इसमें पानी रहे, इसके जो सॉइल्स हैं उसमें पानी से भरे रहे, और अगर ऐसा होता है तो हमारे सेब के दरख्त वो खत्म हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है मोस्ट प्लांट्स जो, मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं, वो क्या, वो इस कंडीशन में अडाप्ट खुद को नहीं करेंगे, और इसका मतलब वो डाई हो जाएंगे, डू नॉट सर्वाइव। लेकिन जो सर्वाइव करते हैं वो बेसिकली दो किस्म के होते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर ब्रॉडली अगर बताएंगे, एक है जिन्हें हम क्या कहते हैं, दोज आर स्पेशली नोन एज, जिनमें मैंग्रूव्स आते हैं। ठीक है, मैंग्रूव्स आते हैं, और भी काफी सारे मार्शी प्लांट्स आते हैं। कुछ जो सर्वाइव करते हैं उसमें फॉर एग्जांपल मैंग्रूव्स आते हैं। ये मैनग्रूव्स क्या होते हैं? ठीक है, ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैनग्रूव्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे सुंदरबंस में है काफी सारे, इसी तरह से कोस्टल रीजन्स में काफी सारे एरियाज में ये मैनग्रूव्स पाए जाते हैं। ये मैनग्रूव्स क्या होते हैं? इनमें एक खास एबिलिटी ये होती है कि ये उन रीजन्स में होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वाटर में। दूसरा, वो जो सॉइल, जो वाटर वहां पे प्रेजेंट है, वो बहुत ही साल्टी होता है। तो इनमें बोथ फॉर द साल्ट, एक्सेस साल्ट इन द वाटर, उसके लिए, और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने की वजह जो वहाँ पे अडाप्टेशन इनको चाहिए, वो ये करते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर ये प्लांट है, याद रखिएगा, इनमें सपोज दिस इज अ प्लांट, ये इसके लीव्स वगैरह हैं। ठीक है, अब ये प्लांट जो है, इसका मेन रूट है ये, लेकिन इस मेन रूट से ये यहाँ पे ये वाटर ही वाटर है, ये तो इनके ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे उस तरह से। ये इनमें उतना मैकेनिज्म नहीं है कि ये डायरेक्टली वाटर से ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए इनमें कुछ रूट्स जो होते हैं वो ये मेन रूट से ये बाहर निकालते हैं उस वाटर वाले रीजन से बाहर, ओपन इन द एयर, और यहाँ पे थ्रू सम पोर्स ये रेस्पिरेशन करते हैं। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? दीज रूट्स आर कॉल्ड, जो कि बाहर निकाल के ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इन रूट्स को हम कहते हैं निमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? निमेटोफोर्स, समझेंगे। और इनमें जो ये पोर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूमेटोथोर्स। ठीक है,
और जनरल में दीज निमेटोथोड्स आर लाइक दीज लेंटिसल्स, ठीक है, ये भी एक किस्म के लेंटिसल्स ये आप मानिए। और काफी सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं, इनमें बाकी जगहों पे भी अगर कहीं काफी सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो रूट्स होते हैं वो भी अगर सर्वाइव करते हैं तो उनमें जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अगर हार्ड वुडी पोर्स होंगे कहीं पे तो उनको भी क्या कहेंगे, लेंटिसल्स कहते हैं। सम ऑफ द बुक्स राइट लाइक दैट, ओके। तो नेमेटोथोड्स जो होते हैं ये किन में आपको मिलेंगे, दीज विल बी फाउंड इन दीज मैनग्रूव्स, जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं जहां पे सॉइल में, जहां पे इनमें रूट्स के लिए डायरेक्टली अवेलेबल ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इनको बाहर निकालने पड़ते हैं ये रूट्स, किसके लिए, ऑक्सीजन को एयर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब यहां पे कंसेप्ट एक समझिएगा, ये जो निमेटोफोर्स होते हैं, निमेटोफोर्स और मैं यहां पे लिखूंगा दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। नॉर्मल रूट जो होता है, जो कि नीचे की तरफ ग्रो होता है, जो ग्रेविटी की तरफ ग्रो होता है, आपको पता है नीचे जमीन ही ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है ना, तो नीचे की तरफ जो ग्रो हो जाएगा दैट इज नोन एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, उसकी ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगी। बट ये अपोजिट चलते हैं, जमीन से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। समझ आ रहा है? अच्छा, लाइट कहां से, ऊपर से है, तो बाकी जो नॉर्मल रूट्स होते हैं वो लाइट की अपोजिट नीचे जमीन में धस जाते हैं, दोज आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। बट दिस रूट निमेटोफोर्स ये लाइट की तरफ, ऊपर तो लाइट है ना, लाइट की तरफ ग्रो हो जाते हैं, दैट मींस दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये पॉइंट्स आप याद रखेगा, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट यहां पे एक पॉइंट इसके बारे में आप याद रखेंगे, दैट इज कि हमारे आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जब वाटर लॉगर कंडीशंस में पहुंचते हैं तो वो उनमें एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को यूज करने के बगैर ही अपने लिए रेस्पिरेशन करते हैं अपनी सेल्स में। समझ आ रहा है? दैट मीन्स उनमें क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ANAEROBIC, एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ करते हैं फॉर एग्जाम्पल। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आगे आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कल हम सेल्यूलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसमें एरोबिक का भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और एनारोबिक का भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो ये एनारोबिक, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसमें क्या, इसमें या तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, या तो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, या तो अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। समझ आ रहा है? ग्लूकोज से अल्कोहल बनना, ये याद रखेगा। तो यहां पे ये जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल इज ए फॉर्म ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिकली। समझ आ रहा है? ग्लूकोज से इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो इथेनॉल होता है, रिमेंबर दिस इथेनॉल इज टॉक्सिक। इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अगर कोशिश करेंगे, चाहते हैं कि नहीं, अगर हमें एनारोबिक कंडीशन, वाटर लॉगर कंडीशंस मिलेंगी तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, लेकिन जो ही वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच करते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन होती है, ये टॉक्सिक होता है और उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होता है उनकी सेल्स में। तो सेल जितना वो सेल्स में इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे उतना लिए उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव बनता है और उनकी डेथ हो जाती है। रूट्स पहले खत्म हो जाएंगे, फिर प्लांट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमारे आसपास जो हम खेती करते हैं दां की, पैडी कल्टीवेशन, राइस की, तो दैट इज नोन एज पैडी। हाँ, वहां पे क्या करते हैं, उनमें हम कई दिनों तक उसको पानी रखते हैं, बल्कि हम एक दूसरे से लड़ते हैं उसको पानी रखने के लिए। अक्सर लड़ाइयाँ होती है हमारे खेतों में कि पानी में इसमें रखना है मुझे, आप रखने नहीं देते हो, वो ये। तो हम वहां पे वाटर लॉगर कंडीशंस मेंटेन करते हैं। व्हाई? बिकॉज द पैडी और दिस राइस प्लांट, दिस इज वेरी मच अडेप्टेड फॉर, किसके लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, कि वो इथेनॉल के लिए उसे रेजिस्टेंस है, वो हायर लेवल्स ऑफ इथेनॉल भी अपनी सेल्स के अंदर मतलब सस्टेन कर सकता है, उसके लिए रेजिस्टेंस है। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस हायर लेवल्स के लिए भी, इसलिए वो उसकी डेथ नहीं होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन रूट्स में करता है। ठीक है, तो ये आप समझेंगे, दे कैन टॉलरेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल
एंड दिस इज वाई पैडी कल्टीवेशन जो होती है वो एनारोबिक कंडीशन में हम उसे प्रोड्यूस करा देते हैं, मतलब उसकी कल्टीवेशन होती है। ये याद रखेगा, बस इतना क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है, जो कि कॉमन है प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर किसी में, उसमें एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे एंड दैट विल फिनिश दिस। और इसके बाद आप कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे, चाहे मैं आपको प्रोवाइड करूं या कहीं और से, किसी और प्लेटफॉर्म से, तो इंशाल्लाह आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, इसके बाद मैं आपको जो